क्लास 12। तो कहानी आगे बढ़ाती हूँ मैं। जब रूप सिंह की अपने बड़े भाई से बात हो रही है तो कहानी ख़त्म कर अपने सामने के मंजर को देखने लगा भूप। उन्होंने बीड़ी सुलगा ली और एक दो कश खींचे और फिर बोले कि तो भूला, इसी तरह मैं भी बैठा मौत की पीठ पर। तो मैं इस पहाड़ पे आकर बैठ गया क्योंकि इस पहाड़ ने मेरे परिवार वालों को, मेरे परिवार को, खेत को, ज़मीन को, सबको निगल लिया। जिसने मेरा सब कुछ निगल लिया था। धीरे धीरे मलबा हटाता रहा यहाँ का और थोड़ी बहुत खेती मैंने शुरू कर दी। अकेला अकेला लगा तो एक औरत ले आया नीचे से। कौन? रूप सिंह ने पूछा। कौन? उसने कहा शैला। रूप चौकन्ना हो गया सहसा। उसे शैला याद थी, इसीलिए वो काफ़ी चौकन्ना हो गया। अरे शैला? हाँ, अभी तक याद है तुझे? तो भूप सिंह ने कहा कि तुम्हें अभी तक याद है? इस बार भूप के चौकन्ने की बारी थी। अरे इसे अभी तक शैला याद है। एक क्षण के लिए वह तराशा हुआ, जो चित्तीदार चेहरा था वो स्निग्ध हो गया। फिर उस पर एक नहीं मालूम सी धुंध छा गई, एक अजीब सी धुंध भी आ गई। शैला के आने से खेती फैल गई, बर्फ़ जमी न रहे सो हमने खेतों को ढलवा बनाया। तो बर्फ़ जमी ना रह सके इसलिए हमने खेत को जो है ढलाई वाला बनाया। वो शैला को लेकर आया शादी करके। कौन? भूप सिंह। यह बात सुनकर रूप सिंह का जो चेहरे का रंग है वो उड़ गया। मगर एक मुसीबत, पानी कहाँ से आए, पानी कहाँ से लाएंगे? अब ये मुसीबत थी। एक दिन पानी की खोज में हम चढ़ गए इस हिमांग के साबुत ऊंचे हिस्से पर। तो पानी नहीं मिल रही थी तो हमने क्या किया, हिमांग का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उस पर हम चढ़ गए। वहाँ हमने देखा कि एक झरना यूं ही उस तरफ सुपिन में गिर रहा। तो मैंने देखा कि मतलब शैला ने और भूप सिंह ने देखा कि एक झरना जो है वो सुपिन नदी में गिर रहा था। उसे मोड़ लेने से पानी की समस्या हल हो सकती थी, तो उस झरने को हमें हमारी तरफ मोड़ना था। मगर बीच में ऊंचा था, यानी कि पहाड़ काटना था। हमने क्वार के दिन चुने जब रातों को बर्फ़ जमने लगती थी, दिन को पिघलने लगती। तो ऐसा समय जब दिन में बर्फ़ पिघलती है, मगर थोड़ी थोड़ी, यानी कि इतना भी नहीं कि धार तेज़ हो, इतना भी नहीं कि बर्फ़ जमकर सख्त हो जाए। मतलब ऐसा समय जब बिल्कुल धार तेज़ नहीं होती और ना बर्फ़ जम जाता है। बड़ी ही मेहनत की हम दोनों ने, मगर झरने को मोड़ कर लाने में सफल ही हो गए आखिर। तो झरने की दिशा जो है उसे शैला ने और भूप सिंह ने मोड़ लिया। जाड़े में तो जम जाता होगा, फिर बर्फ़ से ढक जाता होगा, यह सब कुछ शेखर ने पूछा। अभी जम गया जी, भूप ने कहा, लेकिन गर्मी पाएगा तो पिघल जाएगा। ये पेड़ लगा रखा है ना, काफ़ी लकड़ी जमा कर लेते हैं हम। 24 घंटे आग जलती रहती है, बर्फ़ से आग को भिड़ा देते हैं, मतलब वो आग जला कर रखते हैं ताकि वो बर्फ़ पिघलती रहे और पानी जो है वो खेतों में जाता रहे। मगर भाभी गई कहाँ? मेरा मतलब शैला भाभी। तो अब रूप सिंह जो है वो कहता है कि वो शैला भाभी मतलब वो कहाँ है? वो ही तो बता रहा था कि तेरी भाभी के आने से खेती का काम कैसे बढ़ता गया। काम हम दोनों के बूते का ना था, फिर उसको बच्चा भी होने वाला था, तो हम ले आए दूसरी औरत। ये तेरी दूसरी भाभी है। तो अकेले तो उससे काम होता नहीं क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था। तो इसीलिए जो भूप सिंह है उसने क्या किया, एक दूसरी औरत से शादी कर ली और उसे भी ले आए। ये तेरी दूसरी भाभी है जो अभी तुम देख रहे हो। शैला से एक बेटा हुआ महीप। शैला से जो बेटा हुआ उसका नाम था महीप, जो उनको घोड़े पे छोड़ने आया था। फिर एक दिन महीप अभी 9 साल का ही था कि उसकी माँ को जाने क्या सूझा कि वह एक दिन हई से कूद गई सुपिन माँ। तो 9 साल का करके अपने बेटे को शैला जो है वो इस सुपिन नदी में कूद गई और कूद कर आत्महत्या कर ली उसने। स्तब्ध रह गए रूप और शेखर। यह बात सुनकर उनसे सहा नहीं गया, वो तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए, स्तब्ध हो गए। फिर झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी कहीं, बस झरने का शोर सुनाई दे रहा था। क्योंकि ये सब कुछ सुनना उनके लिए भी बहुत तकलीफ़दायक रहा। एक गहरी सांस लेकर बोले भूप सिंह, तब से बेटा जो नीचे उतरा तो फिर ऊपर नहीं आया। मैंने लाख मनाया, फिर भी कल भी उसे आया देखकर ही नीचे उतरा था। उसके पीछे पीछे दूर तक गया, मगर उसने सुनकर भी नहीं सुना।
देखकर भी नहीं देखा, लौट गया घोड़ी को भगाते हुए। मुझे को गुनाहगार समझता है अपनी माँ की मौत के लिए। तो फिर बताया भूप सिंह ने कि जो बेटा था महीप, माँ के मरने के बाद पहाड़ के नीचे चला गया, नीचे स्थान में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे चला गया। उसके बाद कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ा ही नहीं। उसे ये लगता है कि मैंने जो दूसरी शादी की इसकी वजह से शैला दुखी थी और इसी दुख में शैला ने आत्महत्या कर ली। तो मैं शैला का गुनहगार हूँ, मतलब शैला ने आत्महत्या मेरे वजह से की है, तो मुझे अपनी माँ की मौत का कारण मानता है, इसीलिए वो वापस नहीं आना चाहता। बहुत भूप सिंह ने समझाने की कोशिश की, वो वापस नहीं आया। कल भी जब घोड़े पे वो रूप सिंह और शेखर को छोड़ने आया था तब भी भूप सिंह ने समझाया, लेकिन वो वापस नहीं आया। भूप की दूसरी पत्नी ने शायद विषयांतर करना चाहा, तो चाय लेकर आई थी भूप की दूसरी पत्नी। उसने कहा कि चाय ले लो। अरे रहने दे, ये सब लोग हुए ना, काली चाय नहीं पसंद करते। तो वो कहता है रहने दो, ये चाय जो है ना ये काली, ये लोग चाय काली नहीं पीते होंगे। आप एक भेड़ या बकरी तो रख ही सकते थे, उन्हें चरने चराने में मुश्किल भी नहीं आती, दूध भी मिल जाता। पाली थी ना, दिख तो नहीं रही, धुंध काफ़ी कुछ छट चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि चाय काली बनी है तो भेड़ बकरी ले आते, उसका दूध दूध करके चाय बनाते। तो कहा कि लेकर आया तो था। अब समझ में आया कि भूप दादा ने कल क्यों बात नहीं की माही वालों से। तो इसके बाद वो कहता है कि मैं लेकर तो आया था, पर वो कहता है कि दिख तो नहीं रही है। फिर अब रूप सिंह को समझ में आता है कि भूप दादा नीचे जब उतरे तो लोगों से क्यों नहीं बातें करते। रात की बारिश से भीगी सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे वो। उसके पीछे हिमांग का बाकी साबुत पहाड़ था, जिससे नीचे उतर कर चलना हिमायती होकर चांदी की राह चमक रहा था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंडी में उसका जम जाना लाजमी था। वे हिम के पिघलने का इंतज़ार कर रहे थे और रूप और शेखर उनके अंदर के हिम के पिघलने का इंतज़ार। आखिर दोनों ही पिघले। अब रूप सिंह को समझ में आता है कि जो भूप दादा है वो लोगों से बातें क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे दुख आ गए, है ना। शैला ने आत्महत्या कर ली, बेटा घर से चला गया, माँ बाप मर गए, खेत खलिहान घर सब नष्ट हो गए। सबको तो फिर से बनाने की कोशिश की, परंतु वो बना नहीं सके। लोगों के साथ फिर से उनकी बातचीत हो भी नहीं सकी। ऐसा लगता था कि जीवन में जो है वो बारिश से भीगी हुई सलेटी मिट्टी पर सुबह की आलोक छाया में चलते हुए नीचे पसरी घाटी को दूर दूर तक देख रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे बारिश से जो भीग जाती है ना स्लेट रंग की मिट्टी, वो कभी धूप की छाया में, जो धूप होती है आलोक छाया में, बिल्कुल भी अलग हो जाती है। मतलब जब वो सूख जाती है तो वे बिल्कुल अलग हो जाती है। उससे नीचे चलकर दूर दूर तक घाटी को देख रहे थे वो। तो ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन अपने किसी दुख को दबाए हुए थे। और उनके पीछे जो हिमांग है, बहुत बड़ा पहाड़, उससे नीचे उतरना और हिमायती होकर के चांदी की राह सा चमक रहा था। उसे नीचे उतर कर चलना या उतरता हुआ जो झरना है वो बिल्कुल हिमायती होकर चांदी की राह से जैसे चमक रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस हिमांग पर्वत से जो झरना गिर रहा है वो चांदी की तरह चमक रहा है। तो ये प्रकृति का बखान है और इस प्रकृति के साथ भूप दादा के मन का भी बखान किया गया है कि भूप दादा के मन में कितना दुख पड़ा हुआ था। इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में उसका जम जाना लाजमी था और इतनी ऊपर हिमांग पर्वत पर आकर रहना, बर्फ़ की तरह खुद भी पत्थर हो जाना और जम जाना बहुत लाजमी था। तो बर्फ़ तो पिघल जाती फिर भी सूर्य की रोशनी और गर्मी पाकर, परंतु भूप दादा का हृदय नहीं पिघल रहा था। बहुत मुश्किल था भूप दादा का हृदय पिघलना, यहाँ पे यही समझाया गया। ठीक है, तो गया तेरे पीछे माँ गई, बाबा गए, फिर शैला गई, सबसे आखिर में महीप भी चला गया हमें छोड़कर। वो रुक रुक कर बोलते हैं, तू कहेगा चढ़ सिर्फ मैं रहा था, बाकी तो उतर रहे थे। मैं कहता नहीं, अपने अपने हिस्से की चढ़ाई तो सभी चढ़ रहे थे, चढ़ने का सबका अपना अपना तरीका है। तो भूप दादा बोलते हैं कि सबसे पहले तो तुम मुझे छोड़कर चले गए, फिर माँ चली गई, फिर बाबा चले गए, फिर शैला ने भी मुझे छोड़ दिया, शैला के जाते ही बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया।
तो सभी मुझे इस पहाड़ पर अकेला छोड़कर चले गए। मैं ही अकेला था जो इस पहाड़ पर चढ़ रहा था। सब अपनी चढ़ाई करके उतर कर चले गए, मुझे अकेला छोड़कर यहाँ। सब ने अपने हिस्से की चढ़ाई कर ली थी। थोड़ी देर तक हिम के पिघलने को वो यूं ही देखते रहे, फिर फावड़ा उठाकर किनारे के कटाव को ठीक करने चल पड़े। इस समय वे अकेले थे। उनका यही रूप उन दोनों में दहशत भी भर रहा था, सम्मोहित भी कर रहा था। अब वो कितने अकेले हो गए सबके चले जाने से। और अब जब हिम के बर्फ़ पिघलने लगे तो वो फावड़ा लेकर, जिसे बर्फ़ काटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो वो उसके रास्ते को खेत की तरफ करते हुए जाते हैं और जा कर के फावड़ा चलाने लगते हैं। उसे देखकर रूप सिंह और जो शेखर है वो उनके दुख का अंदाज़ा लगा रहे थे कि वो मन से वो आदमी कितना ज़्यादा दुखी है। उसके दुख का अंदाज़ा लगा रहे थे उन्हें देखते हुए। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी का